जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी की जो अगली क्लास है व्यंजन। और व्यंजन को मैंने अच्छे से समझाया, उसका वर्गीकरण, उसको किस तरह से आप अच्छे से, ताकि कोई चीज़ें रटनी ना पड़े। हमेशा हर सब्जेक्ट में यही प्रयास रहता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट या जो बात एक बार बताई जाए वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। बात आती है आपके रिवीजन पे, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर, अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि उच्चारण के स्थान के आधार पर, व्यंजनों का उच्चारण के स्थान के आधार पर, न केवल व्यंजनों का बल्कि हम संपूर्ण वर्णों का विभाजन, संपूर्ण वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है, उनका जो कैसे किस तरह से। अब बात आती है उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का, दिख रहा है, ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। तो उच्चारण का मतलब क्या होता है कि बोलना, बोलने के स्थान के आधार पर, यानी कि हम किसी भी वर्ण को अगर बोल रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं तो उससे जो निकलने वाली जो आवाज़ या उच्चारण है वो कहाँ से होता है, यानी कि उसका स्थान क्या है। तो अगर किसी भी शब्द को या किसी भी कोई भी आप वाक्य बोलते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर आते हैं क्या, विचार। उन विचारों को जब आप बोलते हैं तो जो वर्ण होते हैं उनकी एक स्थिति होती है। किसी वर्ण का उच्चारण आपके गले से होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो किसी का उच्चारण आपके गले से होता है, किसी का उच्चारण आपके ओंठ से होता है। ओंठ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दांत, दांत के अंदर बात करूँ तो मसूड़ा, और मसूड़े के अंदर जो आपका जीभ के ऊपर का हिस्सा है तालू। यानी कि एक छोटा सा डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से बना है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो आपका है ये हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्या, ओष्ठ, ठीक है। इसके अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, दांत, और इसके और थोड़ा सा ऊपर जो होगा वो हिस्सा क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं मसूड़ा यानी कि मूर्धा। और इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा जो ऐसे होगा, और इसके बीचों बीच जो ये अपनी जीभ, तो इसे हम बोलते हैं तालु। और यहाँ से जो आपका आवाज़, इसे बोलते हैं कंठ। रटवाया जाता है कि सबसे पहले कंठ आता है, तालु आता है, मूर्धा आता है, ओष्ठ आता है, और फिर दांत आते हैं, फिर ओष्ठ आता है। कई बार हमारा सीरीज बिगड़ जाती है और हम सारे के सारे आंसर गलत कर देते हैं। पूछा जाता है वर्णों की संख्या बताइए, व्यंजन की संख्या बताइए। दुनिया में जितने भी लोग, मतलब आप जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं सबको कन्फ्यूजन होता है, 44 पे लगा दें, 52 पे लगा दें, 56 पे लगा दें। ऑप्शन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, सर मैंने 52 पढ़ा है, सर मैंने 56 पढ़ा है, सर मैंने 44 पढ़ा है। मैं तीनों पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि आंसर दिया कैसे जाता है, क्योंकि 44 बताने वाला भी रीजन नहीं बताएगा, 56 बताने वाला भी रीजन नहीं बताएगा, 52 बताने वाला भी रीजन नहीं बताएगा, और सही अपनी जगह तीनों है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप आराम से समझिए। अब बात आती है क्रम की, कि पहले कंठ कि तालु या मूर्धा, आपकी सीरीज बिगड़ जाती है। ये बताइए कि यहाँ से आपने कुछ अगर बोला, आवाज़ आपकी गई, तो सबसे पहला जो आएगा वो कंठ ही तो होगा। कंठ के बाद अगर नहीं कुछ आवाज़ आती, मतलब कंठ से जो जिन वर्णों का उच्चारण नहीं होता, वो उसके ऊपर क्या होता है, कंठ के जस्ट ऊपर तालु। तालु के बाद आपके मसूड़े यानी कि मूर्धा। इसके बाद आपका आता है क्या, दांत, और इसके बाद आता है आपका ओंठ। यही क्रम तो है, रटने का क्या है। और इन्हीं के आधार पर हमें पढ़ना है कि वर्णों को, कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ से, कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ से, कौन से वर्णों का उच्चारण तालु से, कौन से वर्णों का उच्चारण मूर्धा से, कौन सा वर्णों का उच्चारण दंत से, कौन से वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से। नीचे से ऊपर तक क्रम जा रहा है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको भूल जाए कि सबसे ऊपर क्या था, तो आपको देखना है कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद ओष्ठ, मसूड़ा, मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाहर सबसे ओष्ठ होते हैं। इस क्रम में आपको याद रखना है। प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझिए कि कैसे हम
रटना ना पड़े। अब बात आती है कि वर्णों का उच्चारण। तो अब तक आपने जितने वर्ण पढ़े हैं उन सबको कहाँ से उच्चारण, कहीं ना कहीं से जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण तो इन्हीं हिस्सों में से, इन्हीं में से होगा। कोई कंठ से होगा, कोई तालु से होगा, कोई मूर्धा से होगा, कोई या तो कोई दोनों को मिलाकर होगा, जिनमें से ओंठ की भी और दांत की भी ज़रूरत पड़े, ऐसे ही तो होगा। इससे बाहर उच्चारण नहीं हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण आखिर आपने पढ़े कितने हैं। मिटा दो इसको। आपने वर्ण पढ़े कितने हैं? तो 11 आपने स्वर पढ़े होंगे। कौन कौन से? और बीच में यहाँ पर अपना ऋषि, ये हो गया। फिर हमने व्यंजन में क्या क्या पढ़ा? जो आपके स्पर्शी व्यंजन थे, का से लेकर कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, ठीक है, यही था। 25 पढ़े थे हमने ये। फिर इसके बाद आपके कुछ ऊष्म व्यंजन थे। ऊष्म व्यंजन में आपने क्या क्या पढ़ा था? सा, सा, सा और हा, यही था या कोई दिक्कत? इसके बाद आपने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ठीक है, 4 ये पढ़े थे। कहने का 25 और 8 33 ये पढ़े थे और 11 ये पढ़े थे। कुल मिलाकर कितने हुए? 44 हुए। आपका जवाब यहाँ तक तो ठीक है कि ये 44 होते हैं। और इन्हीं को अगर मुझे बांटना हो किसमें? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में, तो कैसे मैं इनको बांटूं? आप पहले इसको लिख लीजिए कि आपने अब तक पढ़ा क्या क्या है। अभी इसमें रह क्या गया है उसको मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इनका विभाजन तो करके देखो, इनका वर्गीकरण करके देखो कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दो। आपने जितने भी वर्ण यहाँ पर पढ़े, ठीक है, जितने भी वर्ण पढ़े यहाँ पर सभी वर्णों को यहाँ पर लिखने। जैसे आ से लेकर औ तक आपने पढ़ा, ठीक है, फिर का से लेकर मा तक आपने पढ़ा, का वर्ग चावर, फिर इसके बाद या, रा, ला, वा पढ़ा, फिर इसके बाद आपने सा, सा, शा और हा पढ़ा। यही थे। इसके बाद इनका आप यहाँ पर लिखें इनका उच्चारण स्थान। ठीक है, आपको एक ऐसा टेबल बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। उच्चारण स्थान की जगह आप यहाँ पर लिखो उच्चारण स्थान। जैसे कि हमने क्या क्या यहाँ पर 5 लिखे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। आप इस तरह से बढ़िया सा बना लें और इसके बाद देखेंगे कि कहीं पर रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा उसी को तो वर्गीकरण करना है। मैंने क्या वर्णों का वर्गीकरण। तो अब तक आपने देखा कि 5 जगह से उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान मैंने लिख दिया, उसका नाम क्या दिया जाता है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ये आप लिख लीजिए यहाँ पर कि उच्चारण स्थान हो गया और इनका क्या नाम, किस नाम से बोला जाता है। तो कंठ, तालव्य,
मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ऐसा नाम आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद अब वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो पहला कंठ के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तालु में कौन कौन से आएंगे, मूर्धा में कौन कौन से आएंगे, दंत में कौन कौन से आएंगे और ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे। बस यही तो सीखना है। यही तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तालु वर्ण है, कौन सा वर्ण तालु के अंतर्गत आता है, या निम्न में से कौन सा कंठ नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना ये है कि आ और छोटा आ और बड़ा स्वरों को और व्यंजन को दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। तो कंठ के अंतर्गत स्वरों से केवल दो आते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। इसके बाद का वर्ग, का वर्ग के पांचों अक्षर, मतलब कि का वर्ग का से लेकर अंगा तक किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ के अंतर्गत। और आपने पढ़ा होगा विसर्ग, यही है, तो ये भी कंठ के अंतर्गत आता है। आपने देखा कि छोटा बड़ा स्वर से का, खा, गा, घा, अंगा, ये तालव्य, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ से होता है और इसलिए इनको कंठ वर्ण कहा जाता है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो आपको अगर इनमें से कोई मिल जाए तो आप समझ जाना कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ठीक है, अब आगे बात आती है, अब आपको यही क्रम लगाते चलना है। अब व्यंजन की अगर बात आए तो यहाँ पर चा वर्ग लिख दो, यहाँ पर टा, यहाँ पर ता, यहाँ पर पा। बोलो रटने की क्या जरूरत है। अगर आपने चित्र समझ लिया तो इनका सीरीज, इनका जो सीक्वेंस है वो कभी नहीं बिगड़ सकता। और छोटा बड़ा बचपन में पढ़ लिया था तो ये कभी नहीं भूल सकता। अब बताइए, कुछ रटने जैसा है, हम लूसेंट रख के रटने बैठते हैं, इसका ये उसका वो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, और डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज मैंने डायग्राम से समझाया कि सबसे पहले उच्चारण कंठ से, उसके बाद तालु से, फिर इसके बाद ओष्ठ से, मूर्धा से, फिर इसके बाद दांत से, फिर ओष्ठ से। वही क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इस व्यंजन को मैंने लिख दिया। बाकी का जो बचा है, स्वरों की बात आती है तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई स्वर से, और इसके बाद आपका चा वर्ग इसके अंतर्गत आता है। और दूसरी बात, हमने और क्या क्या पढ़ा था कि ऊष्म वर्ण जो अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन, यहाँ पर अंतस्थ और ऊष्म, इसको लिख लें। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का जो पहला होगा, सब पहला वर्ण, यानी कि अंतस्थ का कौन सा, या, और ऊष्म का कौन सा, सा। कहानी क्लियर है। अंतस्थ व्यंजन का जो पहला होगा वो या, और ऊष्म व्यंजन का जो पहला शब्द है वो सा, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तालु के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तालु यानी कि तालव्य से उच्चारण किन वर्णों का होता है, तो आप बोलोगे चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, और इसके बाद ऊष्म का पहला उसका अंतस्थ व्यंजन का पहला यानी कि या और सा। अब इसके बाद इसी क्रम में आपका या यहाँ पर लिख लीजिए रा, और सा के बाद सा, ला, और सा के बाद ये वाला सा। फिर इसके बाद पा वर्ग में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपके जो उच्चारण स्थान है, टा वर्ग इसके अंतर्गत आएगा, रा और सा इसके अंतर्गत आ गया, ला और सा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन का दूसरा, ऊष्म व्यंजन का भी दूसरा, अंतस्थ व्यंजन का तीसरा, ऊष्म व्यंजन का चौथा, और लास्ट में क्या बच गया, ठीक है, ये या, रा, ला, वा, और ये हा इसके अंतर्गत नहीं आता है। ओष्ठ के अंतर्गत आप हा को नहीं लिख सकते। दूसरा, और मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं कि स्वर मैंने कहाँ तक बताया, छोटी ई और बड़ी ई तक। अब इसके बाद आपका जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है वो कहाँ पर आता है, ओष्ठ के अंतर्गत। छोटा ऊ और बड़ा ऊ यहाँ पर आएगा, इसमें से दोनों में से नहीं आता। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग का किसके अंतर्गत आ गया, ओष्ठ के अंतर्गत। आपको समझ में आ रहा है।
का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इतना ही। मतलब आपका जो व्यंजन यही पूछा जाता है, का वर्ग का कोई वर्ण दे देगा, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। ये स्वर और जो ये आपके ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको अलग से ना रटना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब बात आती है कि ए ओ औ अभी भी यहाँ पर बच रहे हैं, ए ओ और औ अभी भी बच रहे हैं। तो ये ऐसे वर्ण हैं, अगर आप संधि में पढ़ेंगे तो आ धन छोटी ई, आ धन बड़ी ई, आ धन ऊ और आ धन बड़ा ऊ। यानी कि जहाँ से उच्चारण आ का होगा उसको भी लेना है और जहाँ से उच्चारण छोटी ई का होगा उसको भी लेना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी जो बच रहा है ए ओ और औ, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये जो बच रहे हैं तो आपको देखना है कि इसका जो संधि विच्छेद जब करेंगे तो छोटा आ धन छोटी ई। अब आप देखेंगे छोटा आ का उच्चारण कंठ से होता है और छोटी ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु। तो आप बोलेंगे कंठ प्लस तालु। ऐसे ही करके आप सभी का बना सकते हैं। इसका ए का भी कंठ प्लस तालु होगा। ओ का आप देखेंगे तो कंठ प्लस ओष्ठ। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि आपने जितने भी स्वर और जितने भी व्यंजन सभी का उच्चारण के स्थान के आधार पर आपने वर्गीकरण किया। कहीं पर मैंने रटने जैसा नहीं है कि इसको रट लेना, सीधा सा है। आप इस सीरीज को डायग्राम से समझा, इस क्रम को आपने इसी टेबल में रख दिया, कहानी क्लियर। अब बात आती है कि वर्णों की जो संख्या है, अभी और भी वर्ण आपके बाकी हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लेता है। टावर का कोई भी वर्ण दे देगा और बोलेगा निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। दो ऑप्शन इसके होंगे, एक ऑप्शन इसका होगा, एक ऑप्शन इसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टा वर्ग है। या तो आप तुरंत टेबल भी ऐसे बना के और आंसर दे सकते हैं। मुश्किल से एग्जाम में आपके टाइम अगर है तो 1 मिनट में ये काम किया जा सकता है। का खा गा घा, ये पूरा का चा टा ता पा लिखेंगे और ये क्रम ये लिखेंगे, तुरंत आंसर दे देंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद आगे है कि क्या आपके जितने भी वर्ण मैंने पढ़ाए अब तक कितने हो गए, 44। 11 स्वरों को मैंने लिया, 33 व्यंजन को मैंने लिया। क्या इतने वर्णों का होने से आप पूरी हिंदी के सभी शब्द या सभी सेंटेंस बना सकते हैं? क्या ये पर्याप्त हैं? तो आपके दिमाग में बात आएगी कि नहीं, अभी तो इसमें अयोगवाह को शामिल नहीं किया गया है, ताड़न जहाज जिसको मैंने डा और ढा बोला था उनको शामिल नहीं किया गया है, जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छा त्रा ज्ञा और आपका स्रा श्रवण कुमार वाला, उनको शामिल नहीं किया गया। तो उनको भी क्या शामिल करना पड़ेगा? तो आपसे अब यही है, गिनती जब पूछी जाती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या, तो आपका जो होगा जवाब वो 44 होगा। फिर इसके बाद और भी वामन कहाँ से आते हैं? जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सर वामन सही है, 56 सही है, 44 सही है। ऑप्शन तो अपनी जगह तीनों सही हैं, ठीक है, लेकिन कब आपको कौन सा जवाब देना है उसकी चर्चा मैं आपसे अब करूंगा। तो आप इस टेबल को बनाएं और थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन जितना आप सजा सकते हैं उतना अच्छे से सजाएं, क्योंकि मैं इतना डेकोरेशन पे ध्यान नहीं दिया है इसको कि बहुत अच्छे से। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने कहीं पर ला, यहाँ पर ला और सा लिखा है, एक मैंने छोड़ दिया है क्या, वाह और हा। क्या क्या मैंने छोड़ा था? व्यंजन में से मैंने वाह छोड़ दिया है और हा छोड़ दिया है। एक ऊष्म व्यंजन और एक अंतस्थ व्यंजन को मैंने छोड़ दिया था। इनका उच्चारण मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखा, ठीक है, इनका उच्चारण मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। हा का उच्चारण स्थान इनमें से किसी में भी नहीं होता। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? अल जिह्वा, अली जिह्वा। अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ ले तो आपका जो जवाब होगा अली जिह्वा। और अगर आपसे मान लीजिए वा का स्थान पूछ ले, वा का, तो आपका जो जवाब होगा दंतोष्ठ, यानी कि दंत धन ओष्ठ।
ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हो गया कि आपको स्वर कहाँ रखने हैं, व्यंजन कहाँ पर रखना है, कौन सा उच्चारण किसके अंतर्गत आता है। अब कुछ अन्य वर्णों की चर्चा हम करेंगे कि हिंदी में सिर्फ इतने ही वर्ण नहीं हैं कि 44 वर्ण आपने पढ़ लिया। अगर आपसे कभी भी पूछे मूल वर्णों की संख्या, कभी भी पूछे मूल वर्णों की संख्या, तो आपका जवाब होगा 44। बस इतना सा है, मूल वर्णों की संख्या। इसको लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या ये होता है 52। ये कहाँ से आया, 8 कौन से हैं, उस पर चर्चा हम इसको मिटा देने के बाद करेंगे। ठीक है, मिटा दें। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी के कुछ अन्य वर्ण, हिंदी के कुछ अन्य वर्ण, यानी कि अब तक हमने 44 पढ़े। क्या 44 से पूरी भाषा हिंदी बनाई जा, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना है चिड़िया तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि इस चिड़िया के बारे में ये जो ड़ा है ये तो मैंने शामिल ही नहीं किया उन 44 में, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा कि आपका ये कहाँ से आया। तो इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। तो अब हमें पढ़ना है कि जिनको हमने अभी तक शामिल नहीं किया उनमें से सबसे पहले है क्या, अयोगवा स्वरों में से, जिनको हमने कहा अंग और आहा। ठीक है, हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जिनमें से क्या क्या था, छा, त्रा, ज्ञान और स्रा। ठीक है, तो ये अब कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि इनका जो संयुक्त व्यंजन है किस किस को मिलाकर बनाया गया है। कई बार आपसे यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ये भी आप देख लें, छा, त्रा, क्या और ये रे। ठीक है, अब छा किस किस को मिलाकर बनाया गया है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो KSH लिखते हैं, KSH। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर का और सा को मिलाकर बनाया गया है। का और सा को अगर इसको मैं इस तरह से भी लिख दूं, का, शा और आ, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका जो ये हलंत लगा है, इस आ को मैंने इसमें शामिल कर दिया तो इस तरह से बना। ठीक है, गलत दोनों भी नहीं है। अब ये त्रा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इस ज्ञा को आप कैसे लिखेंगे, कई बार पूछता है। तो आपका जो चा वर्ग का जा है और उसी का पंचमाक्षर जिसे हम बोलते हैं अया। अब इसके बाद आपके सामने श्रवण कुमार वाला सा है, इसको कैसे लिखेंगे, ये सा जिसे हम तालव्य सा बोलते हैं और इसके साथ हम लिखेंगे रा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, जरा इनको भी नोट डाउन करें। अब आप बताइए कि आपके वर्ण 44 तक आपने सीखा था, 44 के बाद 2 ये जोड़ दीजिए और 4 ये जोड़ दीजिए, कितने हो गए, अभी भी 6 बढ़ गए, यानी कि 50 तक आप पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपको 2 और पढ़ने हैं, कौन कौन से, ताड़न जात, जिसको आप ताड़न जात, ड़ा और ढा, जिन वर्णों को आपने ताड़न जात वर्ण कहा। ठीक है, मिटा दो इसको। ताड़न जात वर्ण जिसको आपने कहा, जिसके यही है, इनकी विशेषता क्या हो सकती है, ताड़न जात वर्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर मैं बोलूं तो आप एक लाइन लिखिए कि इनसे कभी भी कोई शब्द, किसी भी शब्द के शुरुआत में ये वर्ण, दोनों वर्ण कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में ये दोनों वर्ण नहीं हो सकते। दूसरा, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, यानी कि आप कभी भी हलंत इनके नीचे नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि किसी भी वर्णमाला के वर्ण में 2 चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते। किसी भी वर्णमाला के एक समय में एक स्थान पर 2 चिन्ह नहीं हो सकते। आप लिख लीजिए कि ये ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी वर्णमाला के वर्ण में एक समय में एक स्थान पर 2 चिन्ह नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं
एक समय में एक स्थान पर दो चिन्ह नहीं हो सकते। क्या ये सही लिखा है? क्या सही लिखा है? क्या पढ़ेंगे? तो मतलब कि एक समय में दो चिन्ह नहीं हो सकते, यही है। पहला तो इससे कोई शब्द शुरुआत नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इससे शुरुआत हो। दूसरा, इसको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इनके बारे में आप पढ़िए। तो आपने देखा कि 2 इनकी संख्या हो गई, 4 इनकी हो गई, 2 इनकी हो गई, 4 2 6 2 8। इसको आप जोड़कर बोल सकते हैं वर्णों की संख्या। मूल वर्णों की संख्या 52, और आपको आंसर यही देना होता है कि मूल वर्णों की या कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। अब आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 52। उस 52 में 44 से 52 कैसे पहुंचे, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप कम से कम बता तो सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने रट लिया 44, दूसरी बुक में दिखा 52, हम बेहोश। पता होना चाहिए कि ये 52 आया कहाँ से। भैया ये 44 जो बता रहा है उसको हम बोलेंगे हाँ तुम 44 सही बोल रहे हो। मैंने देखा ग्रुप में बहुत सारे डिबेट होते हैं, नहीं 44 सही है, नहीं 52 सही है। आपको बताना पड़ेगा कि 44 सही इसलिए है क्योंकि वो मूल वर्णों की संख्या है। उनमें से अगर हम अयोगवार, संयुक्त व्यंजन और ताड़नजात वर्णों को जोड़ देते हैं तो वो 52 बन जाते हैं। अब आगे एक नई बात आती है कि ये 52 तक तो ठीक था, इसके बाद आपको कुछ और सीखना है। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा होगा, क्या अभी जो विदेशी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती किसी शब्द को बनाने में, तो वो भी तो वर्ण है। जैसे कि का, खा, गा, ये का, खा, गा, जा और ये फा, जिनके साथ नुक्ता लगा होता है, उन वर्णों को क्या बोला जाता है? विदेशी वर्ण। यहाँ पर लिखिए, जिन्हें अरबी फारसी वर्ण कहा जाता है, विदेशी वर्ण। इनकी संख्या कितनी आपने लिखा? 5। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी इनको 3 मानती है, और वो 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? खा, जा और फा। खा, जा और फा, ये 3 एनसीईआरटी के हिसाब से हैं। बात समझ में आई कि ये 3 एनसीईआरटी के हिसाब से हैं। और एक और होता है जिसको हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर, क्या डॉक्टर लिखते समय इसकी जरूरत पड़ती है? तो ये जो डा के साथ ये आ, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु, जिसे हम अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं, ये बिंदु नहीं लगी, ये अर्धचंद्र बिंदु है, तो इसे हम आगत स्वर, विदेशी स्वर या मेहमान कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 1। आपने देखा 3 और 1 4, कितना हो गया? 52 4 56। यहाँ तक हम पहुंचे कि ये 56 होते हैं। अब बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 56। मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या 52, मानक वर्णों की संख्या 56। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है भैया 42 से 52 तक कैसे आए, 52 से 56 तक कैसे आए। बात यहाँ तक समझ में आई। आप जितने अच्छे से नोट्स बनाना चाहें इसका बना लें, ठीक है। और इसके बाद अभी हम और भी देखेंगे कि वर्णमाला में अभी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो और भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मकसद है, रटाना बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद अगर आप कंप्लीट क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट जो हमारा बैच चल रहा है, टारगेट बैच, उसमें आपको एडमिशन लेकर और अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे इसी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।